हेलो गाइस, दिस इज वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th में मोशन इन वन डायमेंशन के नेक्स्ट लेक्चर की, और ये लेक्चर होगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम यहाँ देख लेते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मीन्स मैथ में ग्राफ किस तरह से आप लोग जानते हैं, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आपको में ज़्यादा पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो फिजिक्स में काम आएगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम ग्राफ में बात करें तो ग्राफ में दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, स्लोप मेथड और एरिया मेथड। दो मेथड यहाँ पर आने वाले हैं, स्लोप मेथड एंड एरिया मेथड। तो स्लोप मेथड से हमें क्या क्या मिलेगा इस पर डिस्कस करेंगे, और एरिया मेथड से क्या क्या मिलेगा इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैथ के टर्म्स कुछ हम सीख लेते हैं। अगर हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू केवल x की बात करो नॉर्मली आसान भाषा में। अगर y इज इक्वल टू x लिखा तो ग्राफ कैसा बनेगा, y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू आप पुट करते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y भी 1, x की वैल्यू 2 तो y भी। इसका मतलब यह है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन मैथ में आपने पढ़ा है। दूसरा जो ग्राफ हमने लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कुछ होगी। देखो यहाँ पर अगर x 0 है तो y क्या है, कुछ दूसरी वैल्यू है। तो ये y एक्सिस को और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन तो लीनियर, एक जो आपका लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू में चेंज आते जाएंगे। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तीसरा इक्वेशन, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो ये कुछ ग्राफ है जो आपको दिमाग में अपने रखने हैं, जो फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, सीधे सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काम आएगा। और ये ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो होता है, अगर हम साइन 0 लिखें तो साइन 0 0 होता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x 0 होगा तो y भी 0 होगा। x देखो, तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है, ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। इसीलिए तो y इज इक्वल टू ये साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब सोचो y की वैल्यू 0 पे, अगर 0 पे cos की वैल्यू 0 पे क्या होती, cos 0 मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये ग्राफ 0 से नहीं आएगा, कहीं ऊपर रहेगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ हो जाएगा cos x का। अच्छा, और 6 मैंने लिया y इज इक्वल टू tan x का जो ग्राफ बनता है, ये sin x और cos x को मिला के बनाया जाता है। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, क्योंकि tan 0 क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो इस हिसाब से कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली। कुछ मैं और ग्राफ बता दूं, इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर लें, और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम देखते रहेंगे कि कौन सा ग्राफ कहां पर यूज करना है। वैसे फिजिक्स में जो ग्राफ है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद अभी डिटेल में, कि कैसे ग्राफ को समझना होता है, कैसे ग्राफ के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें, भाई ये स्लोप मेथड और एरिया मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, हमें ग्राफ फिजिक्स में कौन कौन से पढ़ने हैं, एसटी ग्राफ, स्मॉल एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा क्या पढ़ना है, वीटी ग्राफ। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ मींस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब इसमें स्लोप मेथड क्या है, एरिया मेथड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, अगर हम एसटी से स्टार्ट करें, तो एसटी का जो स्लोप है, स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। कैसे देगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फाइंड करो, कौन सी वेलोसिटी देगा ये भी ध्यान रखो, ये भी मैं बता दूं, इंस्टैंटेनियस
वेलोसिटी आपको यहाँ से मिलेगी अगर इसका स्लोप फाइंड करते हैं, ds बाई dt। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका जो स्लोप है हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। इसको हम tan थीटा भी लिखेंगे। अभी ग्राफिकली बताऊंगा, अभी थ्योरेटिकली समझो। अब इसके बाद अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो एरिया होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, क्या इससे कुछ मिलेगा? आप सोचो क्या ऐसा डिस्प्लेसमेंट s इनटू टाइम, कोई ऐसा फार्मूला है? अगर वेलोसिटी होता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम हो जाए तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब एरिया के, डिस्प्लेसमेंट टाइम के एरिया से हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम VT की बात करें, VT में स्लोप की बात करो, VT के स्लोप की और VT के एरिया की। अब यहां से समझना, अगर हम VT के स्लोप की बात करते हैं, VT का स्लोप मतलब dv बाई dt, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इससे तो मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, dv बाई dt करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एरिया करो, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम v dt, इस तरह से लिखेंगे v dt, v इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इससे क्या मिलेगा, इससे आपको मिल जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये तो पता है, वेलोसिटी से देखो दोनों चीजें मिल रही है, स्लोप से हमें मिल जा रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इनटू टाइम की एरिया से मिल जा रहा है डिस्प्लेसमेंट v इनटू t। अच्छा, vt के बाद अगर at की बात करो, at की अगर बात करो आप, तो at के स्लोप की बात करें और at के एरिया की बात करें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो स्लोप से, इसके स्लोप से मतलब dA बाई dt, dA बाई dt क्या कभी आपने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन इसकी एरिया से, इसकी एरिया से कहीं कहीं आपको मिलेगा, ये जर्क करके बोलते हैं, जर्क। लेकिन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस आप जान लो कि एक्सीलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन से हमें क्या मिलता है, जर्क मिलता है, और इसे दिमाग में रखो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो एरिया की अगर हम बात करें, एरिया से क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम से क्या मिलेगा। आप देखो, अभी आप एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt लिखते हो, तो a इंटू dt लिख दो, a इंटू dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv। तो a इंटीग्रेशन ऑफ dt से क्या मिल रहा है हमें, dv, और dv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, केवल वेलोसिटी नहीं बोलना, चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे। तो एरिया से इसके क्या मिलेगा हमें, एरिया से a इंटीग्रेशन ऑफ dt से क्या मिल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो ऐसे ये तीनों का थ्योरेटिकल पार्ट था। तो हमें किससे क्या मिलने वाला है, स्लोप से क्या मिलेगा, एरिया से क्या मिलेगा, तीनों के डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सीलरेशन टाइम में तीनों से क्या क्या मिलने वाला है, इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, अब इसके कॉन्सेप्ट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ST ग्राफ। ST ग्राफ मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का एक ग्राफ दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले इसका स्लोप का कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्लोप से हमें क्या मिलेगा, स्लोप से मिलता है, इसकी एरिया से कुछ मिलता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर एक इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो ये यहाँ एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इस पॉइंट पर देखो, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, यहाँ से एक और इस लाइन के पैरेलल लाइन जितनी भी ड्रॉ करोगे तो एंगल थीटा होगा। क्या थीटा में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये एंगल थीटा किसको रिप्रेजेंट यहाँ करेगा, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को। किसको, स्लोप को, जिसको हम क्या लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ds बाई dt लिख सकते हैं।
और ds बाई डी टी किसको दिखाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी हमें इससे। इसका मतलब वेलोसिटी डिपेंड करता है थीटा पर। अगर स्लोप होगा तो वेलोसिटी होगी, अगर ये स्लोप नहीं होता तो क्या वेलोसिटी होती, नहीं होती। तो स्लोप में ds बाई डी टी ये थीटा जितना इंक्रीज करते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा डायग्राम बना लें। मान लो एक लाइन ये है जो एंगल थीटा 1 बना रही है, एक लाइन ये है जो एंगल पूरा थीटा 2 बना रही है, 1 2। ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। आपसे पूछा जाए कौन सा ग्राफ, अब इसमें पूछा जाए कौन सा ग्राफ मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ग्राफ मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि कौन सी लाइन इसमें ज्यादा एंगल बना रही है। जो एंगल ज्यादा बना रही है तो थीटा 2 ज्यादा एंगल बना रही है, इसका मतलब थीटा 2 जो स्लोप है वो थीटा 1 से ज्यादा है। तो थीटा 1 अगर ज्यादा है तो थीटा 2 अगर ज्यादा है तो थीटा 2 की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1। कॉन्सेप्चुअली इस तरह से बता सकते हैं। दूसरा एक ग्राफ ले लें, एक और ग्राफ ले लें प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट टाइम का। देख लो डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। एक हमने एक ग्राफ ऐसा ले लिया, इसमें अगर देखो लाइन, ये लाइन जो है एंगल कितना बना रही है, क्या कोई एंगल बन रहा है, कोई स्लोप ही नहीं है। स्लोप नहीं है मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है। जब एंगल नहीं बन रहा है, एंगल जब नहीं बन रहा है, थीटा 0 है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी क्यों 0 हो गई। अब ऐसे कॉमन सेंस यूज करो, ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, इस पॉइंट पर जाकर के डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा ही नहीं, केवल टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। मतलब आप एक जगह पे खड़े हो, सोचो आप कुछ डिस्टेंस चले गए, उसके बाद कुछ एक जगह खड़े हो, तो टाइम तो बीत ही रहा है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो जो स्लोप नहीं बन रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी। तो ये सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं ग्राफ को समझने के लिए। बेसिक से एकदम बताऊंगा, आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, और भी ग्राफ ले लेते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ग्राफ। जैसे चलो यहीं तक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पॉइंट हो गया आपका O, A एंड B। इसको हम मान लेते हैं 20 मीटर और ये टाइम 5 सेकेंड और ये टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आपसे कहा जाए कि फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट, वेलोसिटी फॉर, ऐसा लिखो, वेलोसिटी फॉर OA एंड AB। दोनों के लिए देखें, तो दोनों के लिए देखें तो कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल सी बात है, स्लोप फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। स्लोप के लिए तो जो स्लोप है हमारा, इस पॉइंट पर देखो, A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। यहाँ पर अगर आप x1 y1 की बात करो, x1 y1 जिस तरह से करते थे, आप मैथ में पढ़ते थे, तो x1 मतलब 5, y1 मतलब 20, y की वैल्यू 20। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। देखो इसको x2 y2 बोलेंगे और ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक। अब स्लोप जब फाइंड करते हैं तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है ना। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी, 20, माइनस y1 की वैल्यू कितनी, 0, डिवाइड बाई x2 की वैल्यू कितनी, 5, माइनस x1 की वैल्यू कितनी, 0। तो 20/5 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया वहाँ पे। चलो सिंपल सी बात है कि ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी। देखो थीटा की वैल्यू से, तो ये tan थीटा आ गया, मतलब स्लोप आ गया। स्लोप मतलब tan थीटा। अब यहाँ से A से B की बात करो,
ए से बी आपको दिख रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए, लेकिन फार्मूले से कैसे वेलोसिटी जीरो आएगी? तो स्लोप किसके लिए? फॉर ए बी, ये किसका था? ओ ए का था, तो इसके लिए फाइंड करो। अब सोचो यहाँ पे हम पॉइंट मान सकते हैं ना, x3 y3 मान सकते हैं, x3 y3, तो यहाँ का स्लोप क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस पॉइंट पर x3 कितना है? x3 आपको दिख रहा है कितना? 10, और y3 कितना है? y3 कितना है भाई? सेम वैल्यू है ना, y3 की वैल्यू कितनी? 20। चलो अब यहाँ पे अगर y3 करो 20 और y2 भी कितना है? 20 डिवाइड बाई x3 कितना? x3 10 माइनस 5। टाइम तो जा रहा है ना, भले ही डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टिकल कहीं पर अगर है तो टाइम तो चेंज होगा ही। तो 20 माइनस 20 कितना? 0 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तरीका होता है ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप को। चलिए और आगे बढ़ते हैं और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और जो इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें कौन सा, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कौन सा इन चारों में जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम में ग्राफ है, वो कौन सा सही होगा इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ये देखो, कहीं भी अगर आपको इस तरह की लाइन मिलेगी तो ये पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऐसी लाइन मिलेगी तो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर यही इस तरह से बनी होती, फॉर एग्जांपल ऐसे बना होता, ऐसे इस तरह से लाइन बनी होती, मतलब ये लाइन ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इस तरह से मिलेगी तो ये निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पर होगी। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी मिल रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर इसकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सबसे पहली बात पॉजिटिव होगी, ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो इंक्रीज हो रहा है टाइम और डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेलोसिटी जो होगी पॉजिटिव होगी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और कैसे पॉजिटिव होगी एक चीज़ और समझो। जैसे अगर हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा यहाँ से tan 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाएगा, 90 तक जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू थीटा 0 से लेकर के 90 तक, कॉन्सेप्चुअली समझना, tan थीटा 0 से लेकर के 90 तक कभी नेगेटिव नहीं होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। tan 0 आपका 0 हो जाता है, tan 31/√3 होता है, और tan 45 1 होता है, tan 60√3 होता है, tan 19 फाइनाइट होता है। तो ये वैल्यू आपकी कभी भी क्या होती है? 0 नहीं होती। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि 0 से 90 के बीच में अगर ग्राफ है, 0 से 90 के बीच में अगर ग्राफ है तो वो वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा। ये भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो। तो दो पॉइंट ऐसे हैं, या तो ऐसे ग्राफ को देख करके, अगर इस तरह से ग्राफ है इस तरह से तो ये पॉजिटिव होगा, कैसे भी ऐसे बनाओ। अगर इस तरह से ग्राफ बना होगा तो ये निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अभी और मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कैसे। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी पॉजिटिव, वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव आएगी तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया, और यहाँ पर जो ये लाइन दिखा रहा है इसका मतलब ये तो निगेटिव को दिखा रहा है, निगेटिव को दिखा रहा है, तो पहले ये तो गलत हो गया। अच्छा, दूसरे में बात करो, दूसरे में ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इस तरह से, मतलब ये भी निगेटिव को दिखा रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बात करो वेलोसिटी टाइम में, ये डाउनवर्ड में जा रहा है, निगेटिव को दिखा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो बचा तो एक ही ना। तो इस तरह से ग्राफ कैसे सही हुआ? देखो, सबसे पहली बात वेलोसिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी? पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव होने के साथ साथ अगर देखो यहाँ पर कहीं भी लाइन अगर हम बनाएं, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, थीटा, इसका मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। और स्लोप जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका थीटा चेंज ही नहीं हो रहा तो वेलोसिटी कहाँ चेंज होगी? वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई।
तो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसमें? ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहां पर देखो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है वेलोसिटी टाइम में, ये यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और यहां लेकिन वेलोसिटी की अगर बात करो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी का जो स्ट्रेट लाइन बना पॉजिटिव में बना, और ये केवल वेलोसिटी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, कांस्टेंट हो गई है, तो ये ग्राफ आपका सही हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा कॉमन सेंस भी हमें यूज करना है। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में अगर हम कर्व की बात करें, कर्व फॉर्म अगर आता है तो उसमें कैसे क्या चीज़ें डिक्रीज होती हैं, कब इंक्रीज होती हैं, वेलोसिटी कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। देखो एक ऐसा कर्व हमने ले लिया, ठीक। इस कर्व में अगर बात करो, देखो इस कर्व में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के इस कर्व से वेलोसिटी हमें पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है, ये कैसे पता चलेगा? तो क्या करना है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें हम, ऐसा ड्रॉ होगा। ये एंगल अगर θ1 कंसीडर कर लिया, अब क्या करो, इस पॉइंट पर आगे बढ़ो, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पर जा करके हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये θ2 बन रहा है। मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे आ रहा है, ऐसे समझ सकते हो, ये θ1 है, ये θ2 है। सोचो इस केस में स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब θ1 की वैल्यू कम थी, θ2 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट टाइम में? वेलोसिटी को। और जब स्लोप थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो ग्राफ है, इसको प्यार से अच्छा सा बना देते हैं, ये जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ये इसमें वेलोसिटी का नेचर क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर इसी के दूसरे पार्ट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व ऐसा बना हुआ है, ऐसा कर्व बना हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसमें इसका नेचर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी? ये सब कॉन्सेप्ट है जो आप अप्लाई करेंगे। तो सोचिए, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया भाई। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, चलिए ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा ड्रॉ कर दिया, यहाँ आके मिले गए। अब आप सोच लो कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक टेंजेंट इस तरह से, मैंने बताया भी था कि अगर इस तरह से ड्रॉ होता है, देखो इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, ये एंगल आपका अगर θ1 था और उसके बाद एक और लाइन जो ड्रॉ हुई कुछ ऐसी थी, अब ये एंगल क्या है? θ2 है। अब आप खुद देख सकते हो कि ये θ1 ज़्यादा है θ2 से, मीन्स θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इसका मतलब अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इसमें क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी का नेचर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। अब इसके बिहाफ पर अगर हम क्वेश्चन करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर कर्व इस तरह से बना है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एंगल इंक्रीज कर रहा है। अगर इस टाइप का कर्व है, देखो ओपन कर्व इसको बोलेंगे, ये ओपन कर्व इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ओपन कर्व इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है तो वेलोसिटी निगेटिव होगी। और तो इसका क्यों नेगेटिव हो रही है? क्योंकि जब नीचे की तरफ खुलेगा तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन ये कर्व वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और पॉइंट है जिसको जानना आपको जरूरी है, और पॉइंट क्या है? देखिए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऐसा कर्व मिले, इस तरह से कर्व मिले, तो दूसरा भी कॉनकेव टाइप का कर्व है, डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऐसा कर्व मिले, डाउनवर्ड में ऐसा कर्व मिले, तो इसमें कैसे वेलोसिटी के नेचर को हम बताएंगे। तो देखिए, अगर इसमें बात करो, इस पॉइंट को,
वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नहीं, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, इस केस में क्या होता है, इसको याद रखना, एक्सीलरेशन अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। अगर ये नीचे की तरफ खुला हुआ है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। कंपटीशन की क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये समझ लो। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और इसमें एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। एक और इसका जो पॉइंट है वो नोट करके जरूर लिखना। नोट करके क्या लिखना है आपको, लिखना है अगर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का साइन सेम है, क्या है, सेम साइन के हैं, सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हैं। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी निगेटिव या एक्सीलरेशन भी निगेटिव होगा तो देखना, तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी या एक्सीलरेशन क्या होगा, तो इसका मतलब इंक्रीज्ड वेलोसिटी, इंक्रीजेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डिफरेंट साइन के हों, डिफरेंट साइन के हों मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, ये बात ध्यान रखना। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है एक्सीलरेशन निगेटिव है, या वेलोसिटी निगेटिव है एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेज वेलोसिटी। ये बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इसको नोट करके बताया। ये दो ग्राफ ओपन की तरफ, ऊपर की तरफ ओपन होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ अगर होगा तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। निगेटिव अभी मैंने आपको समझाया भी कि अब सोचो अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, उसको ग्राफिकली बस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर वही ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा था, एक ग्राफ जैसे आपने देखा, ये वाला ग्राफ, ये इसमें क्या हो रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, एंगल इंक्रीज कर रहा था, स्लोप इंक्रीज कर रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। वेलोसिटी तभी इंक्रीज करती है जब एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब एंगल डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है, सोचो एक्सीलरेटर हम कम करते हैं, एक्सीलरेशन किधर जाता है, रिटार्डेशन की तरफ जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी अगर इंक्रीज, इसका मतलब एक्सीलरेटर बढ़ा, एक्सीलरेटर बढ़ा, एक्सीलरेटर अगर बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और एक्सीलरेटर अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, भाई कम कर रहे हैं एक्सीलरेटर को, एक्सीलरेशन कम कर रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब ये नोट वाला पॉइंट इसको नोट कर लो ध्यान से। चलिए एक और हमने क्वेश्चन लिया है अच्छा सा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम पर ही बेस्ड है। इसमें दिया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर एज शोन इन फिगर, then what is the ratio of velocity of A to the velocity of B? तो velocity of A आपको बताना है कि velocity of A to the velocity of B का रेशियो क्या होगा। तो देखिए velocity किस पर डिपेंड कर रही है, ग्राफिकली हमने देखा कि वो थीटा पर डिपेंड कर रही है, और जो स्लोप होता है यहाँ पर, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर हम यहाँ पर tan थीटा A VA को क्या लिख सकते हैं, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, तो VA इज इक्वल टू tan थीटा A एंड VB इज इक्वल टू tan थीटा B लिख सकते हैं। दोनों एंगल हमें दिया हुआ है, तो VA डिवाइड बाई VB, VA डिवाइड बाई VB क्या हो जाएगा, tan थीटा A डिवाइड बाई tan थीटा B हो जाएगा। tan थीटा A कितना है, tan 30 डिग्री डिवाइड बाई tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 रेशियो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है किसको क्या कहते हैं, उसके बाद आप आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वीटी ग्राफ में आपने देखा कि दो कॉन्सेप्ट आएंगे, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप मतलब dv/dt, स्लोप किसको, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को, और इसका जो एरिया होगा, एरिया रिप्रेजेंट करेगा किसको, एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। इसका मतलब यहाँ से हम स्लोप और एरिया दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। स्लोप का मतलब वही क्या, tan थीटा, ठीक है, मीन्स V2/r
v2 बाई v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगी, v इंटीग्रेशन ऑफ dt, मतलब v इंटू टी मल्टीप्लाई कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अच्छा, तो आइए इस पे बात करें। अगर हम सबसे पहले हमारा अगर एक ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ से हमें क्या क्या समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, मतलब जो थीटा है, इसका जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर देखो यहाँ पर थीटा, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो थीटा ही मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। अगर थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, एक्सीलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर इस ग्राफ को हम एक्सीलरेशन में बनाना चाहें, ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी ग्राफ को, वीटी ग्राफ को, इसको हम किस में बनाना चाहें, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहें, एक साथ ही बता देता हूँ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसे। अब एक्सीलरेशन क्या है, इस ग्राफ के बिहाफ पर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर थीटा चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सिंपल। ये इसका जो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम डाउनवर्ड में कर लेते हैं। अगर हम डाउनवर्ड में कर लिए, इस केस में देखो, इस केस में भी क्या एंगल कहीं चेंज होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ भी एंगल नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या था, कांस्टेंट था और पॉजिटिव था। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन, मतलब थीटा जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका नेचर क्या है, निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इसको अगर हम प्लॉट करें एक्सीलरेशन टाइम पर, तो कहाँ पर बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये तरीका होगा कि आप वेलोसिटी को एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए और थोड़ी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इस पर बेस्ड। चलिए एक और क्वेश्चन हमने लिया, अब इसमें हम ये ग्राफ का लिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में हमने ये बोला कि ये ग्राफ है, ये पॉइंट ए, ओरिजिन पर हमने पॉइंट ए लिया है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइंड द एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी का एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इसका बताना है, BC का एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट बताना है, और CD का एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट बताना है। चलिए इसका मतलब हम स्लोप मेथड और एरिया मेथड दोनों यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम के स्लोप से हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, इसके एरिया से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, रट्टा मार लो इसको, ठीक है, सपने में भी आना चाहिए आपके, ठीक है। अच्छा, तो देखो सबसे पहले अगर हम AB पार्ट की बात करें, AB पार्ट में मतलब स्लोप की बात करें, AB पार्ट किसके लिए, स्लोप ऑफ AB के स्लोप की बात करो तो इसका कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा B का, जैसे देख लो ये 5 है और ये 10, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, 10 हो गया। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, C का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से देख लो 10, 10, 10। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, D का कोऑर्डिनेट है अपना 15, 20। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको फाइंड करना। तो स्लोप AB की बात करें, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस V1 डिवाइड Y2 माइनस Y1 डिवाइड बाई X2 माइनस X1 होगा, और Y की जगह क्या है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इसको क्या कंसीडर करेंगे, X1 Y1
और ये क्या होगा x2 y2, ये क्या होगा x3 y3, ये क्या होगा x4 y4। चलिए आसानी से अब सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप मेथड से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो स्लोप मेथड से एक्सीलरेशन मिलने वाला है, तो सबसे पहले थीटा ए बी के लिए एक्सीलरेशन ऑफ ए बी की बात करो, इसका मतलब इसका स्लोप फाइंड करो। स्लोप फाइंड करने का मतलब पहले ए बी की में देख लो, ए बी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आप देख रहे हो 10 माइनस y1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 0, 10 बाई 5। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए बी हमें मिल गया 5 2 जा 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक्सीलरेशन ऑफ बी सी की बात कर लो भाई, यहाँ पे भी स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x1। तो y3 कितना 10, y3 कितना 10, y2 कितना 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 5 मीन्स 0। सिंपल सी बात है, देख लो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन 0 होता है, ये तो आप सबको पता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0 हो गया। चलो अब CD की बात करो, एक्सीलरेशन ऑफ CD की बात कर लो। एक्सीलरेशन ऑफ CD में क्या लिखेंगे y4 माइनस y3 डिवाइड बाई x4 माइनस x3। तो y4 कितना है अपना 20 माइनस y3 कितना है 10 डिवाइड बाई 15 माइनस 10। तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने स्लोप मेथड अप्लाई करके हमने एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया। चलो अब एरिया की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है, तो उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें एरिया मेथड यूज करना होता है। एरिया मतलब सिंपल सी बात है, जो एरिया जैसे ट्रायंगल की एरिया, रेक्टेंगल की एरिया, तो जिस फॉर्म में हमें शेप दिखाई देगा उसी फॉर्म में एरिया फाइंड कर लेंगे। आइए सबसे पहले अगर देखें, एक ही फॉर्म हमें ट्रायंगल का दिख रहा है, एरिया 1 ये दिख रहा है, इसको 2 मान लो। 2 क्या, इसको देखो अब ये थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, इसको बना लेते हैं 2, ये पूरा का पूरा 2 हो गया और ये पार्ट हो गया 3। इसकी एरिया, ये ऐसे लाइन जा रही है, इसकी एरिया और इसकी एरिया अगर हम फाइंड कर लें, या ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये यहाँ से और ये यहाँ से, सिंपल। कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दो। सबसे पहले 1 की अगर बात करें, एरिया 1, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या लगाना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एरिया मेथड। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल की एरिया। ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना 5, हाइट कितनी 10, ठीक है, इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 25 मीटर। एरिया से क्या मिल रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। अच्छा अब दूसरे की बात करो, A2 की बात करो। A2 इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, L इंटू बी होती है। L कितना 5 से 10 की जो लेंथ है, 5 से 10 का डिफरेंस कितना है 5 है, और ये फिर कितना है 10 है। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 5 50 मीटर। चलो इसकी बात करो, इस ट्रायंगल की तीसरे में A3 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना है। तो 1/2 बेस कितना इसका 10 से 15 का डिफरेंस कितना 5, और इसकी हाइट कितनी भाई 10 से 20 का डिफरेंस कितना 10। तो 2 5 जा कितना आया 25 मीटर। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखो अगर ये ग्राफ नीचे गया होता, वाई एक्सिस में V में अगर नीचे गया होता नेगेटिव में, तो उसको माइनस करते, लेकिन ये सब ऊपर है, सब पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 मीन्स 25 प्लस 50 प्लस 25 100 मीटर। तो ये तरीका हो जाएगा आपका ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
चलो हमने एक क्वेश्चन और लिया। एक क्वेश्चन ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही है। इसमें कहा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द गिवन ग्राफ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो उसका कॉन्सेप्ट सीख लो आप। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और वो क्या होगा वो हम यहाँ सीखते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, इस तरह से गया और ये फिर यहाँ नीचे आया। तो ये वैल्यू हमारी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है -10 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 सेकेंड टाइम इन सेकेंड है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अच्छा अब देखो, सबसे पहले अगर इसकी एरिया और इसकी एरिया फाइंड कर लें, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो क्या करें, इसकी एरिया अगर फाइंड करें आप तो एरिया ऑफ वन, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों फाइंड करने के लिए एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे वेलोसिटी टाइम पे, आपको पता ही है। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 0 से यहाँ कितना हुआ 10 हुआ, 10। हाइट कितनी है इसकी 10 है। हाइट कितनी है इसकी, हाइट 10 है। तो कैंसिल करें, कितना आ रहा है 50, ये आ गया 50। ठीक है, 50 मीटर। अच्छा A2 फाइंड कर लो। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 1/2 बेस, बेस कितना 10 से 20 का डिफरेंस कितना हो गया 10 इंटू हाइट कितनी है, हाइट तो वही सेम 10, या -10 नहीं लिखना, अभी माइनस और प्लस का क्या रोल है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो। तो ये भी कितना आ गया 50 मीटर। A1 A2 दोनों आया 50 मीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा 50। अब ये नेगेटिव है भाई दूसरा वाला, तो नेगेटिव कर देंगे। तो 50 - 50 मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या होता है, हम किधर से भी जाएं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी वो 0 नहीं होता। डिस्टेंस 50 + 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये तरीका होगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया ग्राफिकली। तो हमारा जो लास्ट ग्राफ है वो है AT ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपको पता है इसके स्लोप से कुछ नहीं मिलता। स्लोप से क्या मिलता है, जर्क, जो कि मैथमेटिकली इसको फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसकी एरिया से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम से क्या मिल जाता है, चेंज इन वेलोसिटी। केवल वेलोसिटी नहीं बोलना, वेलोसिटी बोल दे केवल तो गलत, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाती है। मतलब एक्सेलरेशन अगर टाइम ग्राफ है हमारे पास, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो इस तरह से। तो इसकी अगर एरिया फाइंड कर लो, 1/2 बेस इंटू हाइट कर लो, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, इस केस में स्लोप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो स्लोप से ये नहीं कि ये बोल रहे हो थीटा की वैल्यू, स्लोप ये कुछ नहीं, जर्क को रिप्रेजेंट करता है केवल। तो इसकी बिहाफ पर एरिया का कॉन्सेप्ट केवल सीधा सीधा यूज करोगे और बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या दिया है कि वेलोसिटी v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दिया है, ये रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी 10 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 है, मतलब v = s है। आइए, ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन a वर्सेस वेलोसिटी, करस्पॉन्डिंग ग्राफ विल बी, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में इन चारों में से कौन सा ग्राफ होगा। ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये समझो, इस जो क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 10 है, मतलब v = क्या है, s है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, dv/ds = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो चेंज वेलोसिटी और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा वही चेंज इसके एक्सेलरेशन में आएगा। तो एक्सेलरेशन = क्या हो जाएगा, देन एक्सेलरेशन a = v dv/ds। सिंपल सी बात है, जो चेंज इसमें आएगा वही एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। a = v dv/ds क्यों लिखा गया, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ग्राफ है, तो a = v dv/ds ये लिखा जाएगा, और ये dv/ds में जो चेंज है वो एक्सेलरेशन के चेंज को दिखाएगा।
तो a इज इक्वल टू v इंटू 1 लिख सकते हैं, मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज, ये कर्व शेप देख रहे हो, इसमें भी 10 और 10 है, आपको लग रहा होगा ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, यहाँ 10 और 10 है, ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। ए इज इक्वल टू वी, ए इज इक्वल टू वी इसी में दिखा रहा है। और ए इज इक्वल टू वी स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि लीनियर फॉर्म है। y इज इक्वल टू, अब याद करो y इज इक्वल टू मैंने x बताया था, अगर ये x स्क्वायर का फॉर्म होता है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर होता तो कर्व पाथ आता, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो कर्व पाथ कब आता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी तो गलत है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पहले ही ऑप्शन मिल गया कि ए एसिलेशन डीवी बाई जो रेट ऑफ जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में चेंज है 1 का है, तो मतलब जितना चेंज वेलोसिटी होगी उतना डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। इसका मतलब एसिलेशन में जो चेंज है वो इस पर डिपेंड कर रहा था। तो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस लिखा है, इसकी वैल्यू 1 है और वेलोसिटी ए के इक्वल हो गई, और जब इक्वल हो गई तो ए इज इक्वल टू वी, पहला ही ग्राफ लीनियर है क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है भाई, लीनियर है, तो इसीलिए ए इज इक्वल टू वी। तो इस तरह से आप ग्राफ के क्वेश्चन कर सकते हो। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है या वेलोसिटी टाइम है, देख लेना ध्यान से, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो ये ग्राफ पूछा गया है क्या पॉसिबल है, ये ग्राफ क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो बड़ा प्यारा रीजन, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो उसको जब सॉल्व करोगे उससे पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ इसमें पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ पॉसिबल कब होता है कब नहीं होता है देख लो, थोड़ा सा उसके बारे में जान लो। लेक्चर आज का कंप्लीट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर कर्व बना हुआ है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है। अब सोचो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ। अब सोचो अगर इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी बतानी है, तो इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, सॉरी ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो S1 है और जो टाइम लग रहा है वो T1 है। जब ये डिस्प्लेसमेंट और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा S2 है, डिस्प्लेसमेंट S2, लेकिन ये टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो सेम है यार T1। तो क्या आप सोचो, क्या दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम सेम हो सकता है, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे जहां पर एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग वैल्यू मिलती हो। तो उसमें देख लेना। तो आप ग्राफ के क्वेश्चन अब करते रहें। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।